सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। हमारी बॉडी एक मैसिव बिल्डिंग की तरह है और ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, ये इस बिल्डिंग के ब्रेक्स, सीमेंट और वायरिंग का काम परफॉर्म करते हैं। वाओ, ये एक्चुअली बहुत एक्यूरेट एनालॉजी है। पर एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस बिल्डिंग को अलाइव रखती है। वही तो मतलब बायोमोलिक्यूल्स एसेंशियली कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो लाइफ कैसे सस्टेन करते हैं? तो देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म यूज करता है, लिविंग स्टेट। टेक्निकली लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है। वेट, नॉन इक्विलिब्रियम? पर फिजिक्स में तो हम पढ़ते हैं कि हर सिस्टम इक्विलिब्रियम रीच करना चाहता है। एग्जैक्टली, और यही लाइफ का सबसे बड़ा रूल है। अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम रीच कर लेगी तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा। एक तरह से सिस्टम कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। ओह, मतलब जिसका डायरेक्ट रिजल्ट डेथ होगा। हाँ बिल्कुल। इसलिए हमारी बॉडी को उस इक्विलिब्रियम से बचने के लिए एक कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होता है। रिएक्शंस कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए। राइट। तो इन कंटिन्यूअस रिएक्शंस में जो बायोमोलिक्यूल्स यूज होते हैं, उन्हें हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? आई मीन, सेल तो एक माइक्रोस्कोपिक सूप जैसा है ना? उसके लिए एक बहुत सिंपल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। साइंटिस्ट लिविंग टिश्यू लेते हैं लाइक लिवर या लीफ और उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ क्रश करते हैं। एसिड के साथ क्रश करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिल्टर करने पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता होगा। सही पकड़ा। जब हम उस स्लरी को फिल्टर करते हैं तो दो फ्रैक्शंस मिलते हैं। एक जो एसिड में डिसॉल्व हो गया, यानी एसिड सॉल्यूबल पूल, जिसमें मैं अज्यूम कर रही हूँ कि छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। सही बात है। इन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट रफली 18 से 800 डाल्टन्स के बीच होता है। ओके। और दूसरा फ्रैक्शन वो होगा जो फिल्टर नहीं हुआ, द एसिड इनसॉल्यूबल पूल। हाँ, इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनका वेट नॉर्मली 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। स्ट्रिक्टली 800 डाल्टन से कम है तो वो एसिड इनसॉल्यूबल मैक्रो मॉलिक्यूल पूल में फिल्टर क्यों होते हैं? हाँ, द क्लासिक नीट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों ध्यान से सुनना। देखो, लिपिड्स एसेंशियली सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्म करते हैं। राइट। उनका स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक होता है। एग्जैक्टली। तो जब हम उस टिश्यू को क्रश करते हैं ना, तो सेल मेम्ब्रेन्स फिजिकली ब्रेक हो जाती हैं। और क्योंकि लिपिड्स एसिड या वाटर से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, वो इंस्टेंटली जुड़कर वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। ओह वाओ, तो मतलब वो अकेले फ्लोट नहीं करते, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। हाँ, वो वेसिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर क्रॉस नहीं कर पाते और एसिड में डिसॉल्व भी नहीं होते। इसीलिए लिपिड्स वेट में छोटे होकर भी एसिड इनसॉल्युबल पूल का पार्ट बन जाते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट मैकेनिज्म है। अच्छा, अब हमने इन मॉलिक्यूल्स को उनके वेट के हिसाब से क्लासिफाई तो कर लिया, पर उनके फंक्शंस क्या हैं? उसके बेसिस पर दो मेन कैटेगरीज आती है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का डायरेक्ट फंक्शन क्या होता है? ये वो फंडामेंटल कंपाउंड्स हैं जैसे अमीनो एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रोल नोन होता है और ये वर्चुअली हर लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं। मेक सेंस। तो बेसिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसी कार के इंजन के मेन पार्ट्स हैं जिनके बिना कार स्टार्ट ही नहीं होगी। वही तो। और फिर आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये मेनली प्लांट्स, फंगाई और माइक्रोब्स में मिलते हैं। एग्जांपल्स जैसे रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स या पिगमेंट्स। पर प्लांट्स रबर या एसेंशियल ऑयल्स क्यों बनाएंगे? उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए तो वो जरूरी नहीं लगते। यही तो ट्रिक है। इनका एग्जैक्ट इंटरनल फंक्शन उस ऑर्गेनिज्म में यूजुअली अननोन होता है, लेकिन इनकी एक मैसिव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। राइट। जैसे हर्बिवोर्स से खुद को बचाने के लिए टॉक्सिन्स बनाना या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एसेंशियल ऑयल्स रिलीज करना। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस अपने वेलफेयर के लिए इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, ड्रग्स और मेडिसिन्स के फॉर्म में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इंजन है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उस कार के लग्जरी फीचर्स या डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे एयरबैग्स। ग्रेट एनालॉजी। अब क्योंकि इंजन की बात हो रही है, तो इस फिजियोलॉजिकल इंजन को रन करने के लिए प्राइमरी फ्यूल कहाँ से आता है? ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट से। ये तो हमारी एनर्जी का एब्सोल्यूट मेन सोर्स है। एग्जैक्टली। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे बेसिक यूनिट मोनोसैकेराइड्स होती हैं, जैसे ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन्स होते हैं या राइबोज जिसमें 5 कार्बन होते हैं।
और जब हमें इनको स्टोर या ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम डाइसैकेराइड्स फॉर्म करते हैं ना, जैसे सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज। हाँ हाँ, पर तुम्हारे माइंड में आएगा कि दो शुगर्स आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं? राइट, वो रैंडमली टच होकर तो नहीं जुड़ सकती, एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं और इस फॉर्मेशन में एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ओह, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस। और जब ऐसी हजारों शुगर्स जुड़ जाती हैं तो पॉलीसैकेराइड्स बन जाते हैं। सही कहा। नेचर में इसकी डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्लांट्स अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और एनिमल्स यानी हम लोग उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एग्जैक्टली। और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स और ब्रांच्ड होता है। नीट के लिए याद रखना बच्चों, इस ग्लाइकोजन चेन का जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। ओके, राइट इज रिड्यूसिंग, लेफ्ट इज नॉन रिड्यूसिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है सेल्यूलोज, जो प्लांट सेल वॉल फॉर्म करता है। हाँ, सेल्यूलोस इज लिटरली एवरीवेयर इन प्लांट्स। पर वेट, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। अगर स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही एक्चुअली कंप्लीटली ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने हैं, तो हम ह्यूमन स्टार्च को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सेल्यूलोज को क्यों नहीं? अरे, इसका आंसर उनके 3D स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर में छुपा है। देखो, स्टार्च जब फॉर्म होता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, एक कॉइल स्प्रिंग की तरह। ओके, तो उस कॉइल्ड शेप का फायदा क्या है? वो कॉइल्स फिजिकली हॉलो होते हैं और उनका शेप ऐसा होता है कि वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को उन हेलिसिस के अंदर होल्ड कर सकते हैं। इसीलिए आयोडीन टेस्ट में स्टार्च एक इंटेंस ब्लू कलर देता है। हाँ, समझ गई। तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इजीली उन कॉइल्स को रिकॉग्नाइज करके ब्रेक कर देते हैं। और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल्यूलोज में कोई कॉइल्स नहीं होते हैं, वो एक कंप्लीटली लीनियर फ्लैट शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और क्योंकि वो परफेक्टली लीनियर है, वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड ही नहीं कर सकता। ओह वाओ, तो क्योंकि सेल्यूलोज लिनियर है, हमारे एंजाइम्स उस फ्लैट स्ट्रक्चर पर ग्रिप ही नहीं बना पाते, इसलिए हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जस्ट अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस। एग्जैक्टली, बायोलॉजी ज्योमेट्री पर बहुत डिपेंड करती है। खैर, फ्यूल की बात हो गई। अब सेल को काम करने के लिए स्ट्रक्चरल मशीनरी चाहिए, और ये मशीन्स प्रोटीन्स होते हैं। हाँ, और इन मैसिव प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमीनो एसिड्स। सही बात। एक अमीनो एसिड के सेंटर में एक अल्फा कार्बन होता है और उस कार्बन पर एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स अटैच होते हैं। 4 ग्रुप्स कौन कौन से? एक हाइड्रोजन एटम, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक वेरिएबल आर ग्रुप। ओह, मतलब पहले 3 तो हमेशा फिक्स रहते हैं, बस ये आर ग्रुप चेंज होता रहता है। हाँ बिल्कुल, और इसी आर ग्रुप के बदलने की वजह से नेचर में 20 अलग-अलग टाइप्स के अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं वो है ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में। एक्चुअली बहुत सिंपल है। देखो, अमीनो एसिड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स हैं, तो जैसे ही सराउंडिंग का पीएच चेंज होता है, अमीनो एसिड अपना चार्ज इंस्टेंटली एडजस्ट कर लेता है। ओह, तो एक स्पेसिफिक पीएच पर उसके एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एग्जैक्टली, एक ही मॉलिक्यूल पर दोनों चार्जेस होने की इस स्टेट को ही ज्विटर आयन कहते हैं। अब ये अमीनो एसिड्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? यहाँ अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म करते हैं। यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। मेक सेंस। और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की अलग-अलग लेवल्स होती है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, आगे। हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बस एक लीनियर चेन है जिससे हमें सीक्वेंस की पोजिशनल इन्फो मिलती है। फिर ये चेन फोल्ड होकर अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट बनाती है, जिसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। पर एक फ्लैट या स्लाइटली कॉइल्ड शीट अकेली फंक्शनल एंजाइम तो नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं, इसलिए चेन आगे अपने ऊपर और कॉम्प्लेक्स तरीके से फोल्ड होती है, एक हॉलो वोलन बॉल की तरह। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ऊन की गोले की तरह। और इसमें जो स्पेसिफिक हॉलो पॉकेट्स बनते हैं वही एंजाइम्स के लिए क्रूशियल होते हैं, राइट? सही पकड़ा। बिना इस 3D फोल्डेड शेप के मेजॉरिटी प्रोटीन्स कंप्लीटली इनएक्टिव रहते हैं। और हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स मल्टीपल चेन से बनते हैं, जिसे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन। राइट। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? एनिमल किंगडम में वो कोलेजन है,
जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज बनाता है। और अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है रूबिस्को। रूबिस्को, ये मैं याद रखूंगी। वैसे अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट से कंपेयर करूं तो वहां सिर्फ 26 लेटर्स हैं, लेकिन वो आपस में जुड़कर इन्फिनिट वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। सिमिलरली हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन उनके अलग-अलग कॉम्बिनेशंस इन्फिनिट टाइप के प्रोटीन्स फॉर्म कर सकते हैं। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। अब देखो, हमारी सेल के पास प्रोटीन मशीनरी है, पर उस मशीनरी को एक सेफ बाउंड्री के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है। और वही बाउंड्रीज लिपिड्स क्रिएट करते हैं। लिपिड्स, वही जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल होकर भी मैक्रोमोलिक्यूल्स वाले इनसॉल्युबल पूल में थे। ये एक्चुअल में बनते कैसे हैं? देखो, बेसिक लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से फॉर्म होते हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में एस्टर बॉन्ड्स के थ्रू स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, और उनमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या कॉन्सेप्ट है? हम फूड में काफी सुनते हैं ये टर्म्स। ये केमिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। सैचुरेटेड लिपिड्स की चेन बिल्कुल सीधी होती है, क्योंकि उनमें कोई डबल बॉन्ड्स नहीं होते। वो रिजिडली एक दूसरे के पास पैक हो जाते हैं। तो टाइट पैकिंग की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता होगा। एग्जैक्टली, इसलिए रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड होते हैं। तुम्हारा घी या बटर इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। और अनसैचुरेटेड लिपिड्स में डेफिनेटली डबल बॉन्ड्स होते होंगे। हाँ, वो डबल बॉन्ड्स कार्बन चेन में एक किंक या बेंड क्रिएट कर देते हैं, जिससे चेन्स टाइटली पैक नहीं हो पाती। ओह, और उस लूज पैकिंग की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट नेचुरली लो हो जाता है और वो ऑयल्स की तरह लिक्विड रहते हैं। राइट, और इन लिपिड्स का एक स्पेशल क्लास है फॉस्फोलिपिड्स, जैसे कि लिसिथिन। ये एसेंशियली हमारी डायनामिक सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिपिड्स बेसिकली सेल की वाटरप्रूफिंग और एक सिक्योर बाउंड्री वॉल की तरह एक्ट करते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन सोचो, प्रोटीन मशीनरी, फ्यूल, बाउंड्री, इन सब को बनाने की इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहाँ स्टोर होती है? वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो मैनुअल मिलती है न्यूक्लिक एसिड्स में, यानी हमारे डीएनए और आरएनए। एग्जैक्टली, और इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसे हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। एक मोनोसैक्राइड शुगर, जो या तो राइबोज होगी या डीऑक्सीराइबोज। और तीसरा एक फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। ओके, और ये नाइट्रोजनस बेसिस भी आगे क्लासिफाइड होते हैं ना? हाँ, 2 कैटेगरीज हैं। प्यूरिन्स, जिसमें एडनीन और ग्वानिन आते हैं, और पिरिमिडीन्स, जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन आते हैं। और इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है? शुगर्स कैसे जुड़ते हैं? शुगर और बेस नेचुरली एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, और फिर ये अलग-अलग न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक लॉन्ग चेन बनाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू। पर वेट, मुझे एक टेक्निकल डाउट है। डीएनए का स्ट्रक्चर इतनी मैसिव जेनेटिक इन्फो को एक इतनी सी माइक्रोस्कोपिक सेल में परफेक्टली होल्ड और प्रोटेक्ट कैसे कर लेता है? ये नेचर का सबसे एलिगेंट डिजाइन है। देखो, इन बेसिस का एक्चुअल सीक्वेंस ही वो जेनेटिक कोड है, और डीएनए का डबल हेलिकल नेचर उसे एक्सट्रीमली स्टेबल बनाता है। डबल हेलिक्स स्टेबल क्यों है? क्योंकि बेस पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक होती है। एक लार्ज प्यूरिन हमेशा एक स्मॉलर पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है, जिससे उस हीलिक्स के स्टेप की विड्थ हमेशा परफेक्टली यूनिफॉर्म रहती है। ये स्टेबिलिटी जेनेटिक मटीरियल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, अब हमारे पास डीएनए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है, कार्बोहाइड्रेट्स का फ्यूल भी है और प्रोटीन्स की स्ट्रक्चरल मशीनरी भी है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में केमिस्ट्री बहुत स्लो होती है। हाँ, उन बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस को रिक्वायर्ड रेट पर स्पीड अप कौन करेगा? एंजाइम्स। राइट, और एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या हैं? ऑलमोस्ट सभी एंजाइम्स फिजिकली प्रोटीन्स होते हैं। एक एक्सेप्शन है राइबोजाइम, जो एक्चुअली आरएनए है पर एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। एंजाइम की उस 3D टर्शरी शेप में एक स्पेसिफिक कैविटी होती है, जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। ये लॉक की तरह होती है। और की कौन सी होती है? की होता है हमारा रिएक्टेंट, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट एग्जैक्टली उस एक्टिव साइट में बाइंड करता है और फॉर्म होता है एक ES या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इंस्टेंटली प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ये स्पीड अप कितना मैसिव होता है? कोई एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में? हाँ, कार्बोनेट एनाहाइड्रेस का एग्जाम्पल बहुत क्लियरली दिया है। ये नॉर्मली स्लो प्रोसेस के रिएक्शन रेट को लगभग 10 मिलियन टाइम्स वायलेंटली इंक्रीज कर देता है। 10 मिलियन टाइम्स? पर एंजाइम्स इतनी परफेक्ट मशीन है तो वल्नरेबल भी होंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। टेम्परेचर और pH एंजाइम्स की एक्टिविटी को डायरेक्टली डिक्टेट करते हैं।
अगर कंडीशंस एक्सट्रीम हो जाएं तो एंजाइम्स कंप्लीटली डीनेचर हो जाते हैं। मतलब उनका स्ट्रक्चर टूट जाता है। हाँ, हाँ। और इसी वल्नरेबिलिटी का यूज नेचर और मेडिसिन्स में होता है इनहिबिटर्स के फॉर्म में। स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वो कैसे काम करता है? इसमें इनहिबिटर मॉलिक्यूल फिजिकली एक्चुअल सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता है और वो उसी सेम एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए एग्रेसिवली compete करता है। अच्छा, समझ गई। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रैक्टिकली एक केयरफुली इंजीनियर्ड फेक की के तरह है। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट। वो फेक की लॉक में यानी एक्टिव साइट में फिट तो हो जाती है, लेकिन वो लॉक ओपन नहीं करती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसने स्पेस ब्लॉक कर दी तो वो रियल की यानी असली सबस्ट्रेट को काम करने से रोक देती है। परफेक्ट समरी। इसी स्पेशल ब्लॉकिंग मैकेनिज्म पर हमारी आधी से ज्यादा लाइफ सेविंग ड्रग्स बेस्ड हैं। ये सब एक केमिकल पोएट्री की तरह कनेक्ट होता है। तो आज हमने फूड कंपोनेंट्स और मेटाबोलाइट्स के एक्सट्रैक्शन से शुरू करके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल जर्नी को समझा और अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड से आते हुए उन मैजिकल एंजाइम्स को डिकोड किया। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को मैं रिमाइंड करूंगा कि नीट में सक्सेस रोट मेमोराइजेशन से नहीं, ऐसे डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आएगी। जैसे एंजाइम्स किसी केमिकल रिएक्शन रेट को मिलियंस ऑफ टाइम्स बूस्ट कर देते हैं, ठीक वैसे ही कंसिस्टेंट डेली रिवीजन और एनसीईआरटी एनालिसिस तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस को प्रैक्टिकली बूस्ट कर देगा। एब्सोल्युटली राइट। सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन देना चाहती हूँ। तुम सब लोग कंसेप्चुअली विजुअलाइज करना कि अगर तुम्हें एक्सट्रीम हाई फीवर हो जाता है और उस टेम्परेचर के कारण तुम्हारी बॉडी के वाइटल एंजाइम्स का टर्शियरी 3D स्ट्रक्चर कंप्लीटली डीनेचर हो जाए। ओह, दैट्स अ ब्रिलियंट सिनेरियो। तो अगर वो स्ट्रक्चर डीनेचर हो गया तो वो लॉक इन की मैकेनिज्म नेचुरली फेल हो जाएगा। हाँ, तो उस फेलियर की वजह से तुम्हारी बॉडी की जो लिविंग स्टेट यानी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, उस पर एग्जैक्टली और डायरेक्टली क्या फेटल इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डोमिनो इफेक्ट कैसे ट्रिगर होगा। सोचो इस बारे में, अपने लॉजिक्स लगाओ और एनसीईआरटी की लाइन से रिलेट करो। बिल्कुल बच्चों, हम चाहते हैं कि तुम सब अपने डिटेल्ड आंसर्स नीचे कमेंट्स में शेयर करो। लेट्स सी किसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे शार्प है। कीप एनालाइजिंग द मॉलिक्यूलर मैजिक इनसाइड यू।